Hello students, this is our lecture number 6, chapter number 1, sites. As we have already completed in our 4th lecture and 5th lecture, the formulas related to 2 sides and formulas related to 3 sides. Now, we are completing some questions regarding 2 sides and 3 sides. Okay, so अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपकी बुक से ही है, एक्सरसाइज 1.6 और साथ में उसका मिसलेनियस। तो उसके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये जो फॉर्मूलाज है वो हम किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं किसी क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन है हमारे पास में, इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल्स 550 कैन स्पीक हिंदी, 450 कैन स्पीक English, and then we have to find out that how many out of these can speak Hindi and English both. Okay, so 800 peoples का हमें टोटल एक ग्रुप गिवन है, उसके अंदर से 550 जो है वो हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं 450। अगर इन दोनों को ऐड करूँगा मैं तो एडिशन इन दोनों का हो जाएगा 1000। तो टोटल तो 800 थे, फिर ये 1000 कैसे आ गया? क्योंकि कुछ ऐसे भी है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह की लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसलिए ये जो टोटल है वो टोटल 800 से ज़्यादा आ रहा है। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये 800 क्या है। 800 है हमारे पास में हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूनियन, जिसमें ऐसे भी पर्सन है जो केवल एक लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसे भी है जो 2 लैंग्वेज बोलते हैं। सो ये जो आएगा वो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी यूनियन इंग्लिश, दैट इज इक्वल टू 800। तो 800 जो हमारे पास एलिमेंट है वो है हिंदी और इंग्लिश दोनों की यूनियन। देन उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी, अकेले हिंदी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है 550 और इंग्लिश के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है 450। और देन हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पर्सन्स दैट कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, दोनों तरह की लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो दोनों तरह की लैंग्वेज का मतलब है हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, एंड का मतलब अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था कि एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन। तो एंड मतलब इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करके बताना है कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों तरह की लैंग्वेज कितने पर्सन्स बोल सकते हैं। सो इसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसी सेम फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज में लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉरी यहाँ पर एच और ई से हम काम चलाएंगे। तो एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। यूनियन इन दोनों का गिवन है 800, एच हिंदी के नंबर ऑफ एलिमेंट है 550, इंग्लिश के नंबर ऑफ एलिमेंट है 450 और दोनों का इंटरसेक्शन ये हमें नहीं पता। सो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, सो ये बन जाएगा 800 इक्वल टू इन दोनों का एडिशन होगा 1000 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। फिलहाल हम 1000 को इधर ट्रांसपोज करेंगे। सो माइनस 200 इक्वल टू नेगेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ये बन जाएगा 200 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। और यही हमें फाइंड आउट करके बताना था। मतलब हमें ये पता चल गया कि दोनों तरह की लैंग्वेज बोलने वाले कितने नंबर ऑफ पर्सन है, वो 200% ऐसे हैं जो कि दोनों तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ये हमारा 2 सेट से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन थे 800, उसमें से हिंदी और इंग्लिश के दोनों के अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन थे और हमें फाइंड आउट करना था उनके इंटरसेक्शन, मतलब उन दोनों तरह की लैंग्वेज बोलने वाले नंबर ऑफ पर्सन को हमें फाइंड आउट करना था। उसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई। इसका वैल्यू हमने पुट किया 800। हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग एलिमेंट की बना हमें 550 एंड 450 और माइनस में आ जाएगा एच इंटरसेक्शन ई। इन दोनों का एडिशन 1000, नेगेटिव में ट्रांसपोज करेंगे नेगेटिव 200, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और ये बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, दैट इज इक्वल टू 200। ओके, देन एक और क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं।
जैसे इसी एक बार सेम क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ ओनली हिंदी बोलने वाले कितने हैं। ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी बोलने वाले हम फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ h माइनस ई से, क्योंकि ओनली हिंदी का मतलब है कि ये हमारा हिंदी का जैसे सेट हो गया, ये है इंग्लिश का, तो ये हिंदी और ये है इंग्लिश। तो हिंदी अगर हम फाइंड आउट करेंगे ओनली हिंदी, तो हिंदी का जो टोटल हमारे पास सेट है वो तो ये बनेगा, लेकिन ओनली हिंदी वो केवल ये वाला होगा जिसमें इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो इसका मतलब हम इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी एंड माइनस कर देंगे इस मिडिल वाले इंटरसेक्शन के पार्ट को, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। सो हिंदी के नंबर ऑफ एलिमेंट हमें गिवन थे 550, उसमें से दोनों के कॉमन एलिमेंट अभी हमने फाइंड आउट किए वो है 200। उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ एलिमेंट बचेंगे 350। सो 350 ऐसे पर्सन होंगे जो केवल और केवल हिंदी एक ही लैंग्वेज बोल पाएंगे, ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे। ओके, सो ये है हमारा 2 सेट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो हमारा 3 सेट से रिलेटेड होगा। सो 3 सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास में हमें गिवन है कि एक कुछ हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स है, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट एंड सी प्रोडक्ट, और उनको लाइक करने वाले जो नंबर ऑफ पर्सन है वो है 21, 26 एंड 29। सो नंबर ऑफ पर्सन दैट लाइक ए प्रोडक्ट इज 21, देन बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले जो नंबर ऑफ पर्सन है वो है 26 एंड 29। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 26 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज इक्वल टू 29। देन उसके बाद में हमारे 2 सेट से रिलेटेड जो है वो पेयर हमें गिवन है, जैसे यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 14, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी दोनों तरह के प्रोडक्ट को लाइक करने वाले वो है 14, और साथ में 8 हमें नंबर ऑफ पर्सन गिवन है जो कि तीनों तरह के प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। सो यहाँ 8 हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू 8। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ये बताऊंगा कि वेन डायग्राम के अंदर इन सारे एलिमेंट को रखकर हम हर तरह का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक बार तो मैं इसको वेन डायग्राम के अंदर पुट करना सिखाऊंगा, उसके बाद में हम बाकी जो फॉर्मूला बेस जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो जैसे ये ए प्रोडक्ट, ये बी प्रोडक्ट, ये सी प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन है तीनों का इंटरसेक्शन, हम पहले तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो तीनों का इंटरसेक्शन है 8, मतलब तीनों तरह के प्रोडक्ट को लाइक करने वाले टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 8। तो 8 को हम पहले सबसे पहले यहाँ तीनों के इंटरसेक्शन में पुट करेंगे। देन ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन में टोटल एलिमेंट होने चाहिए 14, यानी इस एरिया के अंदर टोटल एलिमेंट 14 आने चाहिए। 14 में से 8 एलिमेंट मैंने यहाँ रख दिए, तो यहाँ के लिए कितने एलिमेंट बचेंगे, केवल 6 एलिमेंट। ओके, देन बी और सी का इंटरसेक्शन वो भी है 14, तो बी और सी का जो कॉमन वाला एलिमेंट है इसमें 14 एलिमेंट आएंगे, इसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी के बच जाएंगे हमारे पास में यहाँ 6। ओके, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 14 होनी चाहिए। देन ए और सी का इंटरसेक्शन है 12, मतलब ए और सी का जो कॉमन पार्ट है उसमें 12 एलिमेंट आने चाहिए, जिसमें से 8 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो यहाँ बच जाएंगे 4। ओके, देन अब एक ही बात करते हैं, तो ए जो सेट है उसके अंदर टोटल एलिमेंट है 21, लेकिन 21 में से ये जो 18 एलिमेंट है ये तो मैंने ऑलरेडी यहाँ रख दिए। ए के पूरे सर्कल के अंदर 21 होनी चाहिए, जिसमें 6, 4 और 8, यानी 18 ऑलरेडी है, तो मतलब ओनली ए के लिए कितना एलिमेंट बचेंगे, केवल 3। देन बी सेट के अंदर टोटल एलिमेंट है 26, उन 26 के अंदर से 6, 6 एंड 8, मतलब 20 तो पहले ही कवर हो गए, तो फिर ओनली बी के अंदर कितने एलिमेंट बचेंगे, केवल 6 एलिमेंट। ओके, देन सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 29, और उन 29 के अंदर से यानी सी का जो सर्कल है उसमें टोटल 29 एलिमेंट होने चाहिए, जिसमें 6, 4 और 8, मतलब 18 हो गया ऑलरेडी, मतलब सी के अंदर एलिमेंट बचेंगे 11। सो ये हमारा तरीका होगा वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करने का। बाकी अभी तो फिलहाल हम डायरेक्टली क्वेश्चन को
भाई फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। जैसे अभी सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है वो कितने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर हमें फाइंड आउट करना तो ए यूनियन बी यूनियन सी को फाइंड आउट किया जाएगा एक तरह से। तो तीनों की यूनियन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस A intersection C and plus A intersection B intersection C। वैल्यू पुट करते हैं। A के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 21, B के अंदर एलिमेंट है 26, C के एलिमेंट है 29। A इंटरसेक्शन B को सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, B इंटरसेक्शन C को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन 14, A इंटरसेक्शन C को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 और प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन आएगा 8। सो पहले इन तीनों को हम एडिशन कर लेते हैं। सो 29 एंड 21 ये मिलकर हो जाएगा 50 एंड 76 माइनस ये तीनों नेगेटिव में है तो ये तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब 14 14 28 28 और 12 ये हो जाएगा हमारा 40 और प्लस में 8। सो इन दोनों को 8 कर लेते हैं, इन दोनों का सम हो जाएगा हमारे पास 84 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 44। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है हमारे पास यहाँ टोटल वो है हमारे 44। तो 44 पर्सन है हमारे पास टोटल जिनको ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट कोई सा भी एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट या तीन प्रोडक्ट उन वो लाइक करते हैं। ओके, अब जैसे मान लो कि इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है हाउ मेनी लाइक द प्रोडक्ट बी ओनली बी हमें फाइंड आउट करना है। सो ओनली बी को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो पहले मुझे इसके लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया था कि ओनली बी वगैरह ये जो हमारे 10 to 11 जो फॉर्मूलाज हैं उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको बनाने का प्रैक्टिस करना है। इनको कभी भी किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हम बनाते हैं ये सेट ए बी और सी, मुझे ओनली बी फाइंड आउट करना है, मतलब ये बार बार वाला एरिया, ये बार बार वाला जो एरिया है उसको मुझे काउंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले बी के सारे एलिमेंट को काउंट कर लूँगा, ठीक है। उसमें से ये जो तीन एरियाज़ हैं इन तीन एरियाज़ को मैं एक एक बार सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो ठीक है, ये वाला एरिया बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ए इंटरसेक्शन बी। दैन ये वाला जो एरिया है इसे बोला जाता है बी इंटरसेक्शन सी, तो मैंने एक बार और सब्ट्रैक्ट कर दिया बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन अब याद आया कि इस वाले पार्ट को तो मैंने दो बार माइनस कर दिया क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी ये शामिल था और बी इंटरसेक्शन सी के अंदर भी। इसे करना था एक बार माइनस, मैंने कर दिया दो बार माइनस, तो ठीक है एक बार इसे प्लस कर लो, तो एक बार हम प्लस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, वैल्यू पुट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दैट इज इक्वल टू 26। ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट वो है 14 माइनस बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट वो भी है हमारे पास 14 और प्लस में आ जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन वो है 8। इन दोनों का एडिशन करेंगे सो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 34 एंड माइनस 28। और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बचेगा केवल और केवल 6, मतलब केवल 6 नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे जो यानी 6 नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे जो केवल और केवल बी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, उसके अलावा किसी और प्रोडक्ट को वो लाइक नहीं करते। ओके, सो 3 सेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ओके, सो 3 सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे बुक का एक एग्जांपल है ये, अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। ओके, सो 38 जो मेडल है वो कौन से गेम में है, फुटबॉल गेम में है। सो फुटबॉल में 38 मेडल मिले हैं। ओके, दैन 15 बास्केटबॉल, सो बास्केटबॉल के लिए जो अवार्ड है वो है 15। दैन 20 इन क्रिकेट, सो क्रिकेट जो है उसके अंदर मेडल अवार्ड हुए हैं टोटल 20। दैन इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मैन, मतलब ये सारे के सारे जो मेडल इनको मिले हैं चाहे क्रिकेट में चाहे फुटबॉल में चाहे बास्केटबॉल में, हो सकता है किसी को 2-2 मेडल भी मिल गए हो सकता है किसी को 3-3 मेडल भी मिले हैं, लेकिन ये जो टोटल मेडल थे वो टोटल मिलाकर 58 पर्सन को मिले हैं। मतलब फुटबॉल यूनियन, बास्केटबॉल यूनियन, क्रिकेट और तीनों का जो यूनियन है वो हमारा 58 के इक्वल आएगा। तीनों के अंदर टोटल जो मेडल के लिए पार्टिसिपेशन था वो 58 का था। ओके, आगे गिवन है ओनली 3 गॉट ऑल द मेडल्स, ठीक है। सो तीनों तरह के स्पोर्ट्स में जो मेडल मिले हैं वो केवल 3 पर्सन को मिले हैं
और इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा तीनों के इंटरसेक्शन से। तो तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो है 3 के इक्वल, क्योंकि तीनों स्पोर्ट्स में जो मेडल है वो कितने परसेंट को मिला हुआ है, 3% को। देन हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्ट 2 गेम्स में जो मेडल है वो कितने पर्सन्स को मिला है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैं वेन डायग्राम की हेल्प से एक डायग्राम बनाकर और फिर इसे सॉल्व करूँगा। जैसे ये हमारे पास एक वेन डायग्राम है फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए और ये क्रिकेट के लिए। ठीक है, मुझे अभी फ़िलहाल ये पता चल गया कि तीनों के इंटरसेक्शन के अंदर जो एलिमेंट है वो है 3। ओके, दूसरा चीज़ मुझे ये पता चल गया कि फुटबॉल के अंदर जो टोटल सर्कल है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 38। बास्केटबॉल का जो पूरा सर्कल है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 15। और क्रिकेट के अंदर जो सर्कल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 20, और साथ में ये तीनों मिलाकर है 58। अब मुझे फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली 2 गेम्स में, एग्जैक्टली 2 कौन सा फील्ड है जो एग्जैक्टली 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला फील्ड, ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड। ये वाले जो पर्सन है वो ऐसे हैं जो फुटबॉल में मेडल लेते हैं और बास्केटबॉल में, ये वाले बास्केटबॉल और क्रिकेट में, ये वाले फुटबॉल और क्रिकेट में। ये मिडिल वाला तो तीनों में मेडल लेता है, जो कि हमें ऑलरेडी 3 पता है। तो मान लेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट है x, यहाँ पर है y, यहाँ पर है z। याद रखना ये जो x है ना, ये मैं फुटबॉल और बास्केटबॉल का इंटरसेक्शन नहीं ले रहा, ये x क्या है, x केवल यहाँ तक का एरिया है, बस यहाँ तक का, इसको छोड़कर। अगर फुटबॉल और बास्केटबॉल के इंटरसेक्शन को बोलूँ तो उसमें तो x भी शामिल है और 3 भी शामिल है। ठीक है, तो मैंने अगर x, y और z तीनों को हम ऐड कर दें तो हमें उन पर्सन्स का पता चल जाएगा जो एग्जैक्टली केवल और केवल 2 गेम्स में मेडल लेके आते हैं। तो फिलहाल तो हम फॉर्मूला काम में लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, तीनों की यूनियन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल प्लस क्रिकेट माइनस फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल माइनस बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट एंड प्लस फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट। वैल्यू पुट कर दें, तीनों का यूनियन है 58। नंबर ऑफ पर्सन इन फुटबॉल 38, बास्केटबॉल 15, क्रिकेट 20 माइनस फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल। सो फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल को मुझे लिखना होगा x+3, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा मैं x+3 माइनस बास्केटबॉल और क्रिकेट का इंटरसेक्शन, ये वाला फील्ड है जो कि 3 और y दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ बन जाएगा y+3 माइनस फुटबॉल और क्रिकेट का इंटरसेक्शन। तो फुटबॉल और क्रिकेट का इंटरसेक्शन ये दोनों फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे, यह आएगा z+3 एंड प्लस तीनों का इंटरसेक्शन जो कि ये 3 के इक्वल। तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और अब मैं इसको सॉल्व करके किसी भी तरह से x, y और z तीनों का एडिशन पता कर लूँगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास 38 को सब्ट्रैक्ट करने पर 20 इक्वल टू इन दोनों का सम होगा 35 माइनस x माइनस 3 माइनस y माइनस 3 माइनस z माइनस 3 एंड प्लस 3। ओके, सो 20 इज इक्वल टू 35 माइनस 3 एंड माइनस 3। तो 6 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक तरह से, और 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 29 माइनस x माइनस y माइनस z। ओके, अब हम ये जो 29 है इसको नेगेटिव में ट्रांसपोज करेंगे तो -9 इक्वल टू नेगेटिव कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास में 9 के इक्वल। मतलब ऐसे 9 नंबर ऑफ पर्सन होंगे जो एग्जैक्टली 2 गेम्स में मेडल लेकर आए हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से पहले मैंने एक्स, वाई और जेड का जो फील्ड था उसमें मैंने एज्यूम किया कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल लेने वाले हैं एक्स, देन कि वो भी केवल 2 में, उसमें क्रिकेट शामिल नहीं है। बास्केटबॉल और क्रिकेट के लिए मैंने वाई माना और क्रिकेट और फुटबॉल के लिए जेड माना, और उससे मैंने ये शो कर दिया कि इन तीनों का एडिशन है 9 के इक्वल। मतलब एग्जैक्टली 2 गेम्स में जिनको मेडल मिलते हैं वो 9 नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा खास होगा
क्योंकि ये मैं मिसलेनियस से ले रहा हूँ और ये हमारे इंटरसेक्शन, यूनियन वगैरह इन सब की फील्ड से रिलेटेड है। एक बार इसके बारे में हल्का सा मैं बता देता हूँ कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। देखो, अगर हमें ये गिवन होता है इफ़ एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, अगर कोई एलिमेंट x है जो कि a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या मानते हो? कॉमन। तो मतलब ये x जो है a और b के कॉमन में, मतलब इससे इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b ऑल्सो। सो ये इम्प्लाई यही करेगा कि x a के अंदर भी बिलोंग करता है और x b के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है ना। तो कॉमन आने का क्या मतलब है? वो पहले में भी आता है और वो दूसरे सेट में भी आता है। तो x अगर a और b दोनों के कॉमन में है, मतलब x a के अंदर भी होगा, x b के अंदर भी होगा। दोनों का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है। तो x अगर कॉमन है तो वो श्योर a के अंदर भी है, वो b के अंदर भी है। अगर आता है कि इफ x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो a यूनियन b का मतलब होता है इसमें कॉमन भी है, एक्स्ट्रा भी है। तो हो सकता है x a के अंदर हो अकेले, b के अंदर नहीं हो, या फिर हो सकता है x b के अंदर हो, a के अंदर नहीं हो, या फिर हो सकता है दोनों के अंदर हो। तो यहाँ से हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, या तो a के अंदर या फिर b के अंदर। ओके, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। सो यहाँ से ये तीनों आ जाएगा, लेकिन तीनों के बीच में और रहेगा, क्योंकि x जो है यूनियन में है तो क्या पता वो कॉमन आया है, क्या पता वो एक्स्ट्रा है। तो x a के अंदर हो सकता है या खाली b के अंदर, या दोनों के अंदर भी पॉसिबल है। लेकिन इंटरसेक्शन में तो श्योरिटी है कि x a के अंदर भी होगा और b के अंदर भी होगा। देन थर्ड है हमारे पास इफ x बिलोंग्स टू a माइनस b। अगर a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी फाइंड आउट कैसे कर देते हैं? a माइनस बी को फाइंड आउट कर देते कि a के नंबर ऑफ एलिमेंट में से b के एलिमेंट को हटा दो, उन एलिमेंट को बता दो जो b के अंदर मौजूद हो, और इससे हमारे पास ओनली a भी बोला जाता है। इसे a माइनस बी को ओनली a भी बोल सकते हैं। वो एलिमेंट होते हैं जो केवल a में होते हैं, b में नहीं होते। तो इससे हम ये इम्प्लाई करेगा ये x बिलोंग्स टू a बट x नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम यूज़ में ले सकते हैं आगे। तो इन रिजल्ट्स को यूज़ में लेते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ध्यान देना और ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है इफ a सबसेट ऑफ b then prove that c minus b is subset of c minus a। तो c minus b को हमें सबसेट प्रूव करना है c minus a। क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। इफ a सबसेट ऑफ b, a सबसेट ऑफ b का क्या मतलब है? सबसेट का क्या मतलब है? सबसेट का मतलब है कि पहले के सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर मौजूद है। मतलब a के अंदर जो भी एलिमेंट है ना, वो b के अंदर तो जरूर आता है, और शायद b के पास थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, लेकिन a के तो सारे एलिमेंट हैं। अब हमें यहाँ से क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है c माइनस बी सबसेट ऑफ c माइनस ए, यानी c माइनस बी के सारे एलिमेंट c माइनस ए के अंदर होंगे। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझ लेना। देखो, c माइनस बी के सारे एलिमेंट c माइनस ए के अंदर अगर मुझे शो करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये करूँगा, किसी को अगर सबसेट प्रूव करना होगा तो c माइनस बी के अंदर मैं कोई एक एलिमेंट मानूंगा x, और उसको मैं किसी भी तरीके से c माइनस ए के अंदर भी शो कर दूंगा। अगर पहले के सारे एलिमेंट दूसरे के पास पहुंच जाएंगे तो ये पहला वाला जो है वो दूसरे का अपने आप सबसेट बन जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर लेट करेंगे x इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू c माइनस बी। तो मैंने x एक एलिमेंट लिया है और वो एलिमेंट मैंने किसके अंदर बिलोंग करवाया है? केवल c माइनस बी के अंदर बिलोंग करवाया है। और अब मैं किसी भी तरीके से इस एलिमेंट को c माइनस ए के अंदर शो कर दूंगा। तो c माइनस बी का एलिमेंट अगर c माइनस ए के अंदर शो हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि c माइनस बी के सारे एलिमेंट भी c माइनस ए के अंदर है। तो फिलहाल हमने x को बिलोंग करवा दिया c माइनस बी के अंदर, और c माइनस बी में बिलोंग करने का मतलब है x बिलोंग्स टू c बट x नॉट बिलोंग्स टू b। ओके, c माइनस बी के अंदर आने का मतलब अभी a माइनस बी का मतलब समझाया था, वैसे ही c माइनस बी होगा। c माइनस बी का मतलब c के अंदर से b के एलिमेंट को हटा देना। तो इसमें x बिलोंग करेगा c में, लेकिन x b के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, x c के अंदर है, x b के अंदर नहीं है। और अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ a सबसेट ऑफ b, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज। सो बिकॉज a सबसेट ऑफ b, क्योंकि a के सारे एलिमेंट किसके पास है? b के पास। a के सारे एलिमेंट b के पास है, और शायद b के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो।
तो इसका मतलब इन दोनों में से बड़ा सेट कौन है? बी। बी को पकड़ लो, ए अपने आप पता चल जाएगा। बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके बाहर ए नहीं हो सकता, उनके अंदर अंदर ही होगा, क्योंकि ए के तो सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। जब मैंने बी को देखा तो बी के अंदर क्या है? एक्स है ही नहीं। जब बी के अंदर ही एक्स नहीं है तो ए में कहाँ से मिलेगा भाई? बी तो बल्कि बड़ा सेट है जिसके अंदर ए के तो सारे एलिमेंट हैं, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी है, तब भी बी के अंदर एक्स नहीं मिला। मतलब इट इम्प्लाइज दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए ऑल्सो। मतलब इससे मुझे पता चल गया कि एक्स जो है वो ए के अंदर भी अब नहीं हो सकता। जब वो बी के अंदर ही नहीं है तो ए के अंदर कहाँ से आएगा? ए तो बल्कि छोटा सेट है। ओके, सो ए के अंदर तो नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ से ये इन दोनों रिजल्ट से अब लिखेंगे कि x जो है क्या c माइनस ए के अंदर आएगा या नहीं आएगा। देखो भाई, x क्या है? c के अंदर है, बिल्कुल है। x a के अंदर है क्या? नहीं है। तो c माइनस ए निकालोगे तो कैसे आएगा? c माइनस ए का मतलब c में से वो एलिमेंट हटा दो जो a के अंदर मौजूद हो। तो x c के अंदर है, x a के अंदर नहीं है तो नहीं हटेगा, अकेले c में बच जाएगा। तो c में से एक एलिमेंट को जब मैं हटाऊंगा तो x c के अंदर बच जाएगा। तो मतलब x इजीली बिलोंग करेगा यहाँ पर c माइनस ए के अंदर। और अब मैंने ये शो कर दिया कि x मेरा एलिमेंट था c माइनस बी का, जो कि अब किसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है? c माइनस ए के अंदर। मतलब यहाँ 2 लिखूंगा तो 2 इसके अंदर भी चला जाएगा। यहाँ अगर मैं 3 बिलोंग करवाऊंगा तो 3 इसके अंदर भी चला जाएगा। अगर इसका एक एलिमेंट है 4 तो 4 भी इसके अंदर चला जाएगा। मतलब c माइनस बी के सारे एलिमेंट जो एज्यूम करोगे वो इसके पास पहुंच जाएगा। सो मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। तो अगर किसी को सबसेट प्रूव करना है तो उसका मतलब वही है कि हमें पहले के अंदर एक एलिमेंट मानना है और उसको दूसरे के अंदर किसी भी तरीके से शो कर देना है, ताकि वो पहला जो है वो दूसरे का अपने आप सबसेट बोला जाएगा। ओके, इससे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है बुक से ही है, इफ पावर सेट ए इज इक्वल टू पावर सेट बी देन वी हैव टू शो दैट ए इज इक्वल टू बी। ओके, सो इस बार क्वेश्चन है इफ पावर सेट ए इज इक्वल टू पावर सेट बी एंड देन वी हैव टू शो दैट ए इज इक्वल टू बी। तो पावर सेट ए और पावर सेट बी आपस में इक्वल है, जबकि हमें ये प्रूव करके बताना है कि ए और बी भी इक्वल आएंगे। ठीक है, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है कि एक सेट के जब हम सबसेट बनाते हैं तो वो सबसेट जिसके अंदर एलिमेंट का काम करते हैं उसको बोला जाता है पावर सेट। ठीक है, तो अभी मुझे ये प्रूव करना है कि ए और बी इक्वल आएंगे। तो यहाँ सबसेट प्रूव नहीं करना, ए और बी को इक्वल करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। अगर कोई दो सेट को हमें इक्वल करना है तो हम ये प्रूव करेंगे कि पहले सेट के एलिमेंट दूसरे के पास है और दूसरे सेट के एलिमेंट पहले के पास है। पहले के सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर, दूसरे के सारे एलिमेंट पहले के अंदर, तो दोनों एक दूसरे के आपस में इक्वल हो ही जाएंगे आराम से। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे? पहले के सारे एलिमेंट में दूसरे के अंदर प्रूव कर रहा हूँ। मतलब मैं लेट करूँगा कि x मेरे पास एक एलिमेंट है जो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? a के अंदर। और अब मैं ये एलिमेंट कहाँ पर पहुँचाऊँगा? b के अंदर। लेकिन मुझे बीच में हेल्प किसकी लेनी है? पावर सेट की। और पावर सेट क्या होता है? सबसेट अगर मैं बना लूँगा तो उन सबसेट को वो एलिमेंट बनाकर काम में लेता है। मतलब x अगर हमारे पास a के अंदर एक एलिमेंट है तो x के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाते ही a के अंदर वो सबसेट माना जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कि a जो सेट है वो है 1 2 3, तो 1 तो बिलोंग करेगा a में, लेकिन 1 के बाहर अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा तो वो एक तरह से इसका सबसेट माना जाएगा। तो x अगर बिलोंग कर रहा था तो x के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाते ही ये इसका सबसेट होगा, और जो a का सबसेट होगा वो पावर सेट a के अंदर बिलोंग करेगा। पावर सेट ए क्या करेगा? इस सबसेट को एलिमेंट बना लेगा, इसके अंदर बिलोंग करवाएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि पावर सेट ए और पावर सेट बी दोनों इक्वल है, तो जो एलिमेंट पावर सेट ए के अंदर है वो एलिमेंट पावर सेट बी के अंदर भी होगा। तो x जो कर्ली ब्रैकेट के साथ है वो बिलोंग करेगा पावर सेट बी के अंदर भी। तो पावर सेट ए का एलिमेंट और पावर सेट बी का एलिमेंट दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए x जो कर्ली ब्रैकेट के साथ पावर सेट ए में बिलोंग कर रहा था अब वो पावर सेट बी के अंदर बिलोंग करेगा। और अगर ये पावर सेट बी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो मतलब b का ये पावर सेट है, यानी ये जो कर्ली ब्रैकेट के साथ जो x है वो b के अंदर सबसेट का काम करेगा। तो ये अब b के अंदर सबसेट का काम करेगा। ओके, और अगर मैं इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट हटा दूंगा तो फिर ये b के अंदर नॉर्मल एलिमेंट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ओके, और इससे मैंने शो कर दिया कि x मैंने a में माना था और मैंने अब b के अंदर शो कर दिया, मतलब a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, अब मैं इसका अपोजिट करूंगा। पहले का एलिमेंट मैंने
दूसरे के अंदर शो कर दिया। अब दूसरे का एलिमेंट पहले के अंदर बिल्कुल सेम तरीके से सेलेक्ट करेंगे। y एक एलिमेंट है जो कि हमारे b के अंदर बिलोंग कर रहा है, और अब मैं b से a के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा और मुझे पावर सेट का हेल्प लेना होगा। तो पावर सेट पे पहुँचने के लिए मुझे एक बार सबसेट बनाना पड़ेगा। तो मैंने y के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो कह सकता हूँ कि b का ये सबसेट है, और अगर b का सबसेट है तो मतलब ये श्योर है कि b के पावर सेट के अंदर ये एक एलिमेंट का काम करेगा, क्योंकि b का सबसेट है तो जो सबसेट होते हैं वो पावर सेट के अंदर एलिमेंट का काम करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पता है कि पावर सेट a इज इक्वल टू पावर सेट b, तो पावर सेट a और b दोनों के एलिमेंट बराबर बराबर है, तो जो एलिमेंट पावर सेट b का है वो का वही एलिमेंट अब पावर सेट ए का भी माना जाएगा। तो अब ये बिलोंग करेगा पावर सेट ए के अंदर, और ए का पावर सेट का ये एलिमेंट है, मतलब ये श्योर है कि ये ए का सबसेट होगा। और अगर ये सबसेट है तो कर्ली ब्रैकेट लगाते ही फिर ये एक नॉर्मल एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ से मैंने शो कर दिया कि y पहले b के अंदर था और अब किसके अंदर आ गया, a के अंदर, मतलब b के सारे एलिमेंट a के अंदर है, b सबसेट ऑफ a। और अब इन दोनों की हेल्प से मैं एक साथ ये लिख सकता हूँ कि a और b दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b के पास है, b के सारे एलिमेंट a के पास, मतलब दोनों के पास बिल्कुल बराबर एलिमेंट है, और उससे हम कह सकते हैं a और b दोनों सेट आपस में इक्वल है। तो ये हमारे सेट से रिलेटेड हमने 2 सेट्स और 3 सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हमारे कुछ ये जो सिम्बल्स थे हमारे बिलोंग्स टू सबसेट, इनसे रिलेटेड भी हमने ये क्वेश्चन किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से दोबारा समझना और अपने बुक के जो क्वेश्चंस हैं उससे करने की कोशिश करना।